पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, तो क्यों नहीं ईवीएम बंद कर रहे हैं भाई? तो ये लोग जब जो है हारते हैं तो ईवीएम पे जो है बात करते हैं और जीतते हैं तो कोई बात नहीं करते, ये स्थिति है। इस सरकार में जो पढ़ेगा बच्चा वही नौकरी पाएगा। महंगाई चरम पर है। आप महंगाई को आप खुद ही जानते हैं कि महंगाई कहाँ पे थी। आप देख रहे हैं कि किसान के सम्मान निधि 2000 रुपये आती है, मोदी जी एक बटन दबाते हैं और पूरा का पूरा 2000 रुपये आता है। पहले जो सरकारें थी वो गुंडा बदमाशों की थी, अब गुंडे बदमाश नहीं है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं बाराबंकी। बाराबंकी के एक मशहूर शायर रहे हैं खुमार बाराबंकी। उनका एक शेर है कि जा शौक से मगर पलट आने के लिए जा, हम देर तलक तेरा इंतज़ार ना कर सकेंगे। यहाँ की जनता भी कुछ ऐसी ही है, यानी कि जब से चुनाव हुए हैं, जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं, हर बार जनता ने एक नया प्रत्याशी चुना है। सभी को रिपीट नहीं किया, यानी कि यहाँ की जनता को कुछ नया चाहिए। हालांकि इस बार बाराबंकी में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि बदलने के कारण, प्रत्याशी बदल जाने के कारण अभी तक कोई भी पार्टी यहाँ पर जीत की हैट्रिक नहीं लगा सकी। और इस जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजरानी रावत पर दांव खेला है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन का साथी कांग्रेस, उन्होंने पीएल पुनिया जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनके बेटे तनुज पुनिया पर दांव खेला है। अब देखते हैं कि दोनों की टक्कर में आगे कौन निकलता है। वैसे अक्सर बाराबंकी को समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस बार सीट चली गई है कांग्रेस के खाते में। तो यहाँ पर सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी कितनी मेहनत करेगी कांग्रेस को जिताने के लिए, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो यहाँ का राजनीतिक समीकरण है वो भी बेहद दिलचस्प है। करीब 18 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वोटर है, SC रिजर्व सीट है, और हर बार कोई एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जाता है जिसका वोट बैंक बहुत बड़ा हो। यहाँ पर हमारे साथ तमाम जनता है, हमारे पास नेता हैं। इन सब लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर तैयारियाँ कैसी चल रही है, जनता को क्या चाहिए, और ये जो नेता हैं अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। साहब, सबसे पहले बातचीत आपसे, क्या नाम हुआ आपका? शकील अहमद सिद्दीकी। आप किसी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। तो फिर अगर आपसे ही बात करें कि सबसे पहले शुरुआत, तनुज पुनिया को इस बार टिकट दिया गया है और आप लोग इंडिया अलायंस में साथ में हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में बने हुए हैं। अब आपको तो टिकट आपकी पार्टी से है नहीं, चला गया कांग्रेस को। अब आप तनुज पुनिया को जिताने के लिए किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, आप लोग किस तरह से रोकेंगे? क्योंकि देश में मुद्दे बहुत गिनाए जाते हैं, लेकिन बाराबंकी के जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनसे आप लोग किस तरह से लड़ेंगे? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सोच समझ करके ये सीट कांग्रेस को दी है। माननीय पीएल पुनिया जी ईमानदार छवि के नेता हैं, उनके बेटे तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं। अगला चुनाव काफ़ी संघर्षमय चुनाव हुआ था, कुछ वोटों से हम लोग चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार हम लोग ये चुनाव अच्छे बहुमत से जीतेंगे और हमारा प्रत्याशी काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा है। ठीक है, आपसे और सवाल लेंगे, इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास चलते हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका? राम सिंह भुल्लन वर्मा। राम सिंह भुल्लन वर्मा जी हमारे साथ हैं। एक बड़ा साधारण सा सवाल है और उस पर फिर हम आपसे जवाब भी लेंगे कि राजरानी रावत को आपने कैंडिडेट बनाया, उपेंद्र रावत आपके बड़े नेता हैं, क्यों इस बार उम्मीदवार नहीं रहे? आपको नहीं लगता कि उनके ना बनने से टिकट कटेंगे और वोटों की गिनती कम होगी, आपकी जो नेता का बड़ा वर्चस्व है यहाँ पर वो कम होगा? तो राजरानी रावत उपेंद्र रावत के सामने कितना टिकती हैं? पहली बात तो ये। और उपेंद्र रावत को टिकट ना मिलने का बड़ा कारण आप भी जानते हैं कि सीडी कांड है। सीडी कांड के बारे में आप जवाब दीजिएगा, क्या यही वजह है उन्हें हटाने की, कोई और वजह? नहीं, पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका हमेशा ये प्रयास रहा है कि अगर जनता के मन में कहीं भी जरा से भी कोई भेदभाव आ रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, संज्ञान में लेकर के। यही विशेषता है हमारे नेताओं में, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों। इसी कारण से उन्होंने जो है, उपेंद्र रावत जी की एक विशेषता ये है कि उन्होंने तुरंत कह दिया कि ये कांड
बिल्कुल गलत है। इसके बाद भी उन्होंने पूरी नैतिकता के साथ उन्होंने कह दिया कि जब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो जाता तब तक जो है कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अन्य दलों की ये स्थिति कि तमाम उनकी घटनाएं, तमाम कांड आप देख रहे हैं कि जेल में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल की बात कर रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं, समझदार हैं। और आजम खान की बात कर रहे अब आप देख ही रहे हैं लोगों की। और हैं। आप बोल दीजिए, हम कुछ नहीं देख रहे साहब, आप जो बोल दीजिए वो मान लें। अब वो सब इंडिया गठबंधन के नेता ही हैं, कोई दूसरा नहीं है ना। और राजधानी रावत जी की बात जो है, उनका इतना सरल स्वभाव है। आज स्थिति ये है कि अपने दल की क्या बात है, जो दूसरे दल के लोग हैं वो भी उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कैंडिडेट बहुत अच्छा है भाजपा का। और हार जीत की जो बात है वो जनता के मन की बात है। और जो जनता विषय चाहती थी, जिन मुद्दों का हल चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी उस पर बिल्कुल खरा उतर रही है। यानी कि आप सीधे तौर पर ये मान रहे हैं कि उपेंद्र रावत को हटाया गया तो उसके पीछे सीडी कांड कहीं ना कहीं महत्व रखता है। हाँ, जब उन्होंने ये कह दिया कि जब तक मैं दोष मुक्त, तो इसका मतलब है कि उन्होंने नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए और तमाम मामले चलते फिर लोग बरी हो जाते हैं। उनकी बहुत बड़ी ये बात है, लोग जितनी जल्दी छोड़ते नहीं दावा। साफ छवि के नेता हैं उपेंद्र रावत, और उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, इसी वजह से हम टिकट हमें नहीं मिला और नैतिकता के आधार पर उन्होंने छोड़ दिया। अब आपसे सवाल है कि उन्होंने छोड़ा या उनसे छुड़वाया गया? अगर उन्होंने मान लिया है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो दोषी है। और ये ऐसा कांड है कि हर बच्चे ने वो सीडी देखी है। इतना गंभीर मुद्दा है ये, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम साफ छवि के हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जितना भी भ्रष्टाचारी है भाजपा में चला जाए तो वो वॉशिंग पाउडर से बिल्कुल एकदम धुल जाता है, फिर वो बिल्कुल साफ हो जाता है। उसके ऊपर कोई ना ईडी लगती है, ना कोई सीबीआई लगती है, कुछ नहीं लगता है। और ये तो उदाहरण है इस चीज़ का कि इतने बड़े नेता की जो सीडी आई है वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। अभी तक उसकी जांच नहीं आई है कि वो गलत है या सही है। अगर यहाँ के अब स्थानीय मुद्दों की और बात करें तो अब जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर के जाने वाले हैं कि आपको चुने? आप दावा कर रहे हैं बाराबंकी में जीत की हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहां पर खड़े हैं, इनके सामने आप कुछ 5 काम गिना दीजिए जो आपने किए थे और अब जो आप करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है कि जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जिसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, 5 काम क्या 25 काम होंगे, 50 काम होंगे, सिर्फ 5 लेकिन स्थानीय आप देख लीजिए। जैसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनकी स्थिति ये थी कि वो इधर उधर मारे घूम रहे थे, और जैसे कि उनका जनधन का खाता खुल गया। अब जो है दूसरे दल के लोग कह रहे थे कि देना कुछ नहीं और खाता खुलवा दिया। आप देख रहे हैं कि किसान की सम्मान निधि 2000 रुपये आती है, मोदी जी एक बटन दबाते हैं और पूरा का पूरा 2000 रुपये आता है। जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये मानते थे कि अगर हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो 20 रुपये पहुँचते हैं, मतलब 20 पैसा पहुँचता है जनता तक। और तीसरी बात ये है कि अभी कोरोना काल आया, विदेशों में तमाम लोग मर गए। ये मोदी जी की सफलता है कि उन्होंने वैक्सीन तैयार की और अपने देश में इस तरह से लागू किया कि जो दुर्घटना होनी चाहिए थी वो भारत देश में नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि जो बेरोजगार लोग हो गए, तमाम लोग दूसरे जगह पे काम कर रहे थे, भागे और अपने घर को आने के लिए तैयार हुए। घर जब पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि जब ये बेरोजगार हो गए तो इनका जीवन यापन कैसे चलेगा, तो उन्होंने निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम जारी किया और उन्होंने कहा जब तक हमारी जनता, और मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ, पूरा देश मेरा जो है भाई बहन मेरा परिवार है, जब तक सुचारू रूप से गाड़ी पटरी पे नहीं आती है तब तक मैं निःशुल्क राशन देता रहूँगा। हमने आपसे स्थानीय मुद्दे की बात की थी, लेकिन आपने एक भी बार अपने सांसद का नाम नहीं लिया, हर बार आपने मोदी जी का नाम लिया।
तो सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है कि जब आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो सीधा तौर पर मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं, आपके स्थानीय नेता कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा था, आपने जवाब नहीं दिया। अब आपसे भी मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि जब अगर आप इंडिया अलायंस यहाँ पर जीत करके आता है, यहाँ पर मान के चलिए तनुज पुनिया सांसद बनते हैं, क्या होंगे स्थानीय मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई और आप लोग उसको आगे लेकर के जाएंगे संसद में और यहाँ की बातें उठाएंगे? जो मुद्दे हमारी सरकार में थे, जिनको इस सरकार ने ख़त्म कर दिया है, हमारी जो सुविधाएं चल रही थी, 112 नंबर की गाड़ी, 108 नंबर की, 100 नंबर एम्बुलेंस, ज़्यादातर सरकार ने ये चल तो रही हैं लेकिन ये कागज़ों पे चल रही हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। हमारी सरकार आएगी तो जो विकास कार्य अधूरे पड़े थे हमारी सरकार में, उन विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना काम किया है, हो सकता है देश की आज़ादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने इतना ज़्यादा काम किया हो। ये हर बच्चे बच्चे की जुबान पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है और उसी पे जीतती है और मशीनरी से जीतती है। जिस दिन मशीनरी हट जाए उस दिन यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार 1 मिनट में आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद अखिलेश यादव से ज़्यादा काम किसी ने किया नहीं है, आपको भी ऐसा लगता है? अब अगर ऐसा होता तो दूसरी बार भी बहुत प्रयास किया उन्होंने 22 में, फिर सरकार नहीं बन पाई, फिर 110 पे और रह गए। तो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो मतदाता उनको मत क्यों नहीं दे रहा है या वोट क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा काम भी बताया तो उन्होंने कि ईवीएम की मशीनरी है और आपके पास तमाम तरह की मशीनरी से जीता। अगर ईवीएम की बात होती तो जैसे जैतपुर विधानसभा जो है गौरव रावत जी विधायक है, वो समाजवादी के हैं, तो क्या उन्होंने ईवीएम को हैक कर लिया हैं? कैसे जीत गए भाई वो? जैसे हमारे बगल में रामनगर विधानसभा है बाराबंकी में ही, और हमारे यहाँ जो है फरीद भाई विधायक हैं, वो कैसे जीत गए, है ना? जैसे आपका सुरेश यादव अभी जो है नवाबगंज से, वो कैसे जीत गए? तो ये लोग जब जो है हारते हैं तो ईवीएम पे जो है बात करते हैं और जीतते हैं तो कोई बात नहीं करते, ये स्थिति है। साहब आपके पास आऊँगा, क्या नाम हुआ आपका? लल्लू यादव। यादव जी, आप मुझे नहीं पता किसी के सपोर्टर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक सीधे तौर पे एक उधर से बोला गया है भाजपा की तरफ से कि जब सपा जीते तब ईवीएम ठीक, जब सपा हारे तो ईवीएम खराब, या कोई विपक्ष हारे तो ईवीएम खराब। आपको भी ऐसा है, इनको बड़ा विश्वास है तो बैलेट पेपर से वोट दे चुनाव करा लें, क्या दिक्कत है भाई? जीते हैं कहीं दंड पंद किसी से, और जो 20,000 से जीत रहा है 200 से जीता है, और जो 5,000 जीत रहा है वो हार गया। ऐसा है तो बैलेट पेपर से करा ले, क्या दिक्कत है? विधानसभा की बात नहीं है, अब मान के चलिए कर्नाटक में भी कांग्रेस जीत जा रही है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत जा रही है, तो वहाँ पर फिर कैसे ईवीएम का खेल हो सकता है भाई? वहाँ तो पूरा राज्य जीत गए। अरे ईवीएम का खेल बहुत बड़ा खेल है। तो एक ऐसे लोग कहने वाले हैं कि हम कहिए मशीन को 2 बजे से 4 बजे तक हांग कर दें, कहो जहाँ कहो वहाँ पर है, तो क्या उनकी एक से वैज्ञानिक लोग ऐसे कह रहे हैं मशीन वाले कि कहिए हम वोट जहाँ कहे उसमें पड़ने लगे। ईवीएम हैंग? हाँ, हो रही है। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, तो क्यों नहीं ईवीएम बंद कर रहे हैं भाई? क्या इनको अपने हाथ से गिनना है क्या भाई? जहाँ 1 दिन में गिन जाता है वहाँ 5-6 दिन लगेंगे। बैलेट पेपर की जब बात होती है तब ये लोग कहते हैं कि पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी, अब बैलेट पेपर है तो फिर भाई टेक्निकल तरीके से कायदे से वोटिंग हो जाती है। बूथ कैप्चरिंग जिसको करना होगा वो आराम से कर लेता है। कंप्यूटर्स में जितनी बूथ कैप्चरिंग है वो लोकल में ऐसी नहीं थी। अब लोग कह रहे हैं कि कभी रही होगी, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा कि बूथ कैप्चरिंग हो गई हो। ये बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं हो सकते? ईवीएम से ज़रूरी थोड़ी है, अगर मान लीजिए विपक्ष मांग कर रहा है जी। अरे भाई, आज देश में आप देख रहे हैं कि कई पार्टियों की सरकार चल रही है। आप दिल्ली में चले जाइए आप पार्टी, पंजाब में चले जाइए आप पार्टी, कर्नाटक में चले जाइए कांग्रेस, बंगाल में चले जाइए ममता बनर्जी, तो तमाम दल जो है सरकारें बना रहे हैं। एक आध चुनाव आप जिता देते हैं ताकि केंद्र का चुनाव जीत लें, उनका आरोप तो ये है। अरे भाई, तो हम थोड़ा जिता देते हैं, जनता जिताती है जिसको अच्छा समझते हैं। जनता तो वही तो बोल रहे हैं कि जनता तो वोट आपको कर ही नहीं रही, आप खेल कर दे रही। तो क्या गौरव रावत को हम लोगों ने जिता दिया है? कह रहे हैं कि कुछ वोट से जिता दिया आपने। ऐसा नहीं, ये सोच है इनकी। अब ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं।
जनता के बीच में जाके काम नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, अभी आप कुछ बोल रहे थे, इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे थे और यहाँ पर बैलेट पेपर और उसकी बात। पेपर के पूरे पूरे बक्से बदल जाते रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी जो चुनाव जीत के आई थी वो बेईमानी जीत के। बिल्कुल बेईमानी से होती थी। तो वही तो बता रहे हैं, बेईमानी होती थी तब, पूरे पूरे बक्से बदल जाते रहे हैं। और अब कोई बेईमानी का काम नहीं है। अब जो है किसी का बेईमानी का काम नहीं है। और पहले जो सरकारें थी वो गुंडा बदमाशों की थी, अब गुंडे बदमाश नहीं है। गुंडा बदमाश मुक्त सरकार है। गुंडा मुक्त जो है मुक्त सरकार है। लेकिन आप बड़ा आरोप लगा दिए हैं कि इंदिरा गांधी बेईमानी से चुनाव जीत के आती थी इतने साल। क्या है, हम लोग जानते हैं। क्या दावा है? दावा क्या है, उस टाइम यही होता था, पूरे पूरे बक्से बदल जाते थे जब गवर्नमेंट उनकी थी। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी हैक कर रही है। नहीं, हैक नहीं कर रही है, ईमानदारी है। ठीक है, हम कुछ इधर जवाब ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं कह रहा हूँ मैं पकड़े हूँ, आप कहिए। मैं कह रहा हूँ जब अखिलेश जी की सरकार बनी थी तो अब एपीएम मशीन थी कि बैलेट पेपर था? पहले क्या था, आपसे पूछ रहे हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं, आपको बुलाया। अरे मशीन थी तब वो कैसे जीत गए? अगर बैलेट पेपर से जीतते तो मशीन से क्यों जीत गए? और रही बात, बैलेट पेपर से वोट खराब होती है, इसलिए मशीन का ये सही संचालन जो हो रहा है सही हो रहा है। अरे भैया, वही तो बोल रहे हैं कि इनका कहना है कि जब ईवीएम मशीन हैक कर ली जाती, चूंकि कोई भी मशीनरी जो है वो हैक हो जाती है, यही तो विपक्ष का दावा है। नहीं, इसमें तो वोट खराब होते हैं बैलेट पेपर से, इसमें तो आधे से ज़्यादा वोट खराब हो जाएंगी। ये मशीन वाला काम सही है। मशीन वाला काम सही है तो सही तो है साहब, वो तो जनता भी कह रही मशीन वाला काम सही है। अरे वो तो वही कहेंगे भाजपा वाले। जनता ही भाजपा वाली, आपको क्या कहना? ईवीएम हटा लो तो इंडिया गठबंधन की सरकार आराम से बन रही है। ईवीएम हटा लो तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। क्या नाम हुआ आपका? कौशल। कौशल भाई, क्या होने वाला है इस समय? ईवीएम ही खतरा है या कुछ और चीजें हैं? क्यों हार रहा है इंडिया गठबंधन, क्यों जीत रहा है, क्यों भाजपा? अरे जो मतलब इंडिया गठबंधन है वो फिलहाल यहाँ का प्रत्याशी वो ठीक है, प्रत्याशी ठीक है यहाँ का। अब की बार में पुनियाज का लड़का वो ठीक प्रत्याशी ठीक है, मैं तो प्रत्याशी देख के वोट दूंगा। ठीक है, और मुझसे कोई वो तो है नहीं। अब फिलहाल जो है यहाँ का माहौल ठीक है, इवन ही वो मशीन है वही सही रहेगी। ईवीएम ही सही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जनता ये भी कह रही है कि ईवीएम ही सही है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और चूंकि स्थानीय मुद्दों पे बात कर रहे थे तो सीधे तौर पर मोदी जी के काम गिना दिए गए। एक सवाल आपसे ले लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा महंगाई बेरोजगारी पर बात करेंगे और उसका जवाब आप भी दीजिएगा कि पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने बोला था चुनाव में 2019 में कि मैं भी चौकीदार हूँ, लेकिन और पूरे देश ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, अपने ट्विटर हैंडल पे या सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे लिख लिया कि मैं भी चौकीदार हूँ, और वो कैंपेन पूरे देश भर में चला। इस बार मोदी जी ने बोला है कि पूरा देश मेरा परिवार है, मोदी का परिवार है। सबने बदल लिया है कि मोदी का परिवार है। चलिए आप ही के पास आ जाते हैं, आप बोल रहे हैं सही है। तो पिछली बार जब बोला गया था कि मोदी जी चौकीदार हैं, तब वो चौकीदार इलेक्शन के बाद ख़त्म हो गए थे, हटा लिया था। जी वही बात तो सुन तो लीजिए। पिछली बार बोला था उन्होंने कि मैं भी चौकीदार हूँ, और चौकीदार जो है वो इलेक्शंस के कुछ दिन के बाद ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब इस बार जब परिवार हैं तो परिवार इलेक्शन के बाद रहेगा या कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, परिवार हमेशा रहता है, कहीं जाता नहीं है। हम मोदी परिवार हैं। लेकिन चौकीदार क्यों नहीं रहा? तो चौकीदार को उन्होंने चोर बताया था तो गलत ही तो बताया था, तो इसीलिए तो राहुल गांधी की शादी कब होगी? भैया राहुल गांधी की शादी कब होगी सोनिया गांधी बताएंगी। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर चौकीदार नहीं रहे तो इस बार परिवार पे कैसे आप विश्वास कर लेंगे? नहीं, आप विश्वास करेंगे, चौकीदार नहीं जाने वाला, कहीं कहीं नहीं जाने वाले हैं। कि चौकीदार कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन आपको भी अगर तथ्यों पे बात करें तो आपको भी पता है कि कुछ दिनों तक चौकीदार थे और बाद में उन्होंने जब इलेक्शंस खत्म हुए तो चौकीदार नाम हटा लिया, फिर वो क्या हो गए, अब इस बार हो गए परिवार। तो इलेक्शंस खत्म होने के बाद वो रहेंगे या फिर ये शब्द फिर से हटा लेंगे? और जब अगला इलेक्शन आएगा फिर की जो बात है वो आज भी चौकीदार है, आज भी जो है पूरे भारत में अपना घूम घूम के कह रहे हैं, है कि नहीं, कि मैं सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ, और चौकीदार भी हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ पे उनकी नज़र है। देखिए कितने भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, अगर चौकीदार न होते तो कैसे पकड़ पाते? जैसे गांव में लोग चौकीदारी करते हैं, चोर को पकड़ते हैं, तो वो चौकीदार आज भी चौकीदारी कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को हाँ, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, नकेल पड़ रहे हैं उन पे। इनका भी कहना है कि भाई चौकीदार थे पिछली बार,
अभी भी चौकीदार हैं और हम सब उनका परिवार है। लेकिन एक साधारण सा सवाल यही था कि पिछली बार जो है जब चौकीदार रहे थे तो इलेक्शन के बाद उन्होंने अपना नाम हटा लिया था और इस बार भी बोल रहे हैं कि परिवार है। एक ऐसा वो चीज़ मतलब एक ऐसा काम कर जाते हैं कि विपक्ष हमेशा उसमें फंस जाता है। इस बार भी क्या कुछ ऐसा ही है? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं। आपने कभी देखा है गांव में जो चौकीदारी करता है वो हफ्ते में एक ही बार कपड़ा बदल पाता होगा, लेकिन मोदी जी पूरे हफ्ते भर के एक दिन में कपड़ा बदलते हैं और लाखों रुपए का सूट उनका होता है। कि आप कह सकते हैं वो चौकीदार हैं कि राजा हैं? भाई राजा हैं, मैं राजा कहता हूं कि वो राजा हैं, भाई देश के राजा हैं। हम चौकीदार थोड़ी नहीं कहेंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई तो आप मान लीजिए ये संविधान खत्म हो जाएगा, गरीबों का हक खत्म हो जाएगा। आरक्षण भाजपा चाह रही है कि 400 सीटें आवें जिससे कि हम आरक्षण खत्म कर दें। आज गरीब जनता को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमारे बच्चे किस बेस पे नौकरी मांगे जब आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। उस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल मंदिर मस्जिद मुद्दे पे ध्यान दे रहे हैं। इससे जनता का काफ़ी नुकसान है। महंगाई चरम पर है। आप महंगाई को आप खुद ही जानते हैं कि महंगाई कहाँ पे थी। कांग्रेस की लोग बात करते हैं 50 रुपये पेट्रोल था, आज 100 रुपये पेट्रोल है। महंगाई कहाँ पे है? उससे गरीब आदमी से पूछो जो 300 रुपये लेबरी करता है तो कैसे लाता है। 200-300 रुपये लेके जाओ तो सब्जी मिलती है केवल। बस ये 5 किलो राशन दे दिया, उससे गरीबी खत्म हो गई। सवाल अब एक जो सवाल उठा है वो है गरीबी पर, महंगाई पर और बेरोजगारी पर और सबसे मुख्य राम मंदिर पर। राम मंदिर पर इसलिए भी क्योंकि पिछले दिनों अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये बात बोली है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा वो राम मंदिर होगा। एक बार जनता से सवाल ले लेंगे, उसके बाद आएंगे नेताओं के पास। क्या नाम हुआ आपका? शिव प्रेम। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो योगी जी ने कहा है कि राम मंदिर सबसे बड़ा शस्त्र होगा, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सवाल उठाता है। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर ज़रूरी है? वो ज़रूरी तो है, लेकिन चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? राम मंदिर होना चाहिए या फिर महंगाई बेरोजगारी? देखिए, मंदिर बना ठीक है, मगर युवाओं के लिए क्या, पेपर लीक होना और परीक्षा इधर से उधर लोग जाते हैं, बड़ी दूर दूर परीक्षा, बच्चे तबाह हो जाते हैं और कहते हैं कि जो है बात करते हैं शिक्षक की, इतनी महंगी फीस रहती है, कहते हैं कि हम शिक्षा की बात करते हैं। और सरकार को कैसे पता चल जाता है कि हम 400 पार हैं? अगर ईवीएम का घोटाला ना करें तो 400 पार उनको कैसे पता चल जाता है? भाई अगर उनका ईवीएम का घोटाला ना हो तो 400 पार अपने आप कैसे? हम परीक्षा न दें, हम ऐसे बता दें हम रेलवे में सिलेक्शन हो गया? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ईवीएम का घोटाला सबसे बड़ा मोदी का राज। इसी के उपलक्ष्य में अपना सीना ठोक के कहते हैं कि मेरा 56 का सीना है, और वो मुद्दई बात नहीं करते, युवाओं की बात नहीं करते हैं। वो बताते हैं अपने आप को चौकीदार हैं। अरे उनसे पूछो चौकीदार है तो ये नीरव मोदी और सब बड़े बड़े पूंजीपति वहाँ बाहर क्यों बैठे हैं? 15 लाख कहाँ गया खाता में? और सब गुजराती, ये सब कहाँ गए? पूरा देश का पैसा हड़प किए बैठे हैं, ये सब कहाँ हैं? उनसे पूछिए। आपसे एक बार कह रहे हैं कि पैसा हड़प के चले गए हैं और चौकीदार कहते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। और इन्होंने 2 चीज़ का जिक्र किया। एक तो जो आप लोगों ने नहीं बोला, वो उन्होंने बोला कि अगर वो बोल रहे हैं कि 400 पार तो इसका मतलब है ईवीएम उन्हें पता है कि पहले से हैक है। और दूसरी चीज़ का उन्होंने जिक्र किया कि बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, यानी कि जो आपने बात कही थी बेरोज़गारी वाली, और वो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। तो इस पर आप अपना जवाब दीजिए, फिर मैं भाजपा के पास। देखिए, पेपर लीक वाले मामले में मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, केवल ढकोसला है इसका। बच्चों को परेशान करके फीस जमा करा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं पेपर लीक हो गया। करोड़ों रुपए लोगों का नुकसान हो रहा है और यहाँ की आवाम बिल्कुल, नौजवान जितना है बिल्कुल सड़क पे है। ये हमारे भाई ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है। ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए पेपर लीक कराते हैं। ये सरकार की खुद साजिश जो पेपर लीक करा रही है। तो सवाल है कि नौकरी नहीं देना चाहते हैं, है ना, इसलिए पेपर लीक करवा रहे हैं। और उसका ये भी कहना है कि अगर ईवीएम हैक नहीं है, एक मिनट साहब, एक मिनट, आपसे सवाल कर, एक मिनट। अगर ईवीएम हैक नहीं होती 400 पार का नारा कैसे दे दिया? पहले पेपर लीक पे जवाब, उसके बाद ईवीएम। भाई पेपर देखिए, तमाम तरह की परीक्षाएं हो रही हैं
और हमारे अगल बगल के तमाम लोग नौकरी पाए हुए हैं, तमाम लोग नौकरी पाए हैं। हमारे गांव के लोग नौकरी पाए, हमारे क्षेत्र के लोग पाए, तमाम लोग नौकरी पाए हैं। और तमाम लोग जो है कहीं पे पीसीएस की नौकरी देखिए, हमारे बगल में जैसे एक लड़की अभी बिल्कुल गरीब परिवार की थी और वो पीसीएस हो गई। नहीं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे एक बड़ी भीड़ थी, है ना, बहुत यूपीपी का पेपर लीक हुआ था, उनको लेकर क्या उसकी बात कर रहे हैं पेपर लीक? नहीं, उसका जो है संज्ञान लिया मुख्यमंत्री जी ने और उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर जो है दोबारा पेपर होगा, है ना, और जो दोषी हैं वो सब पकड़े जा रहे हैं और जो दोषी हों पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। भाई जो सरकार का विषय है वही तो होगा। आइए आइए, यहाँ ये क्या नाम हुआ आपका? इधर 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 इधर, क्या नाम हुआ? राम कुमार। राम कुमार जी, जनता से सवाल है कि पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक। दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाई अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो इसका मतलब है पहले से ईवीएम की तैयारी है, ईवीएम है। इस सरकार में जो पढ़ेगा बच्चा वही नौकरी पाएगा। समाजवादी में कौन नौकरी पाया है? वो अपने को देखा और किसी को नहीं, गरीब को देखा। और बीजेपी वाले कम से कम देख तो रहे हैं गरीब को, देखें या कुछ करें, गद्दारी करें, मक्कारी करें, देख तो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जिसके घर में 2-2 3-3 नौकरियां हैं बीजेपी सरकार में, और मुलायम सिंह के में कोई को नहीं मिली। अपने को देखे, मुलायम सिंह बिरादरी को कोई को देखे। क्या करते हैं आप? हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं तो बगल में भी आपके जो अभी जिन्होंने बात की वो भी खेती करते हैं जी। 2 भाई नौकर हैं, पूछिए इनसे, फिर से पूछ लीजिए। हमारे घर में हमारा बेटा रेलवे में टीटी हुआ, अगर पढ़ा ना हो तो क्या मोदी अपने घर से नौकरी देते? अगर सुनिए, अगर किसी की सरकार हो, कोई अपने बाप की अपने घर से नौकरी देता है? अगर मैं ना पढ़ूं मुझको नौकरी दिला दे कोई, कैसे मिल जाएगी नौकरी? जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं और जब तक योग्य ना बनूंगा, और सरकार किसी को हो, जब तक वो सरकार, हम अभी बीजेपी ने किसी की सरकार आ जाए, भाई उस पद पे जो बैठेगा सरकार वैकेंसी निकालेगी, भाई हम उसमें परीक्षा देंगे तभी तो होगा। आप बोल रहे हैं, आप लोग कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त है और गुंडे यहाँ से मुक्त है। आपके तर्क से सवाल ये निकलता है, मैं पूछ लेता हूँ आपकी तरफ से। इनका कहना ये है कि जैसे आपने कहा ना कि मोदी सरकार में जो पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगी। ठीक है, मेरी बात सुनिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका कहना है कि जो पिछली सरकारें थी, जो पढ़ता था उसको भी नौकरी नहीं मिलती थी। नहीं मिलते, घूम रहे थे, अभी तो घूम रहे हैं। आपका बेटा टीटी का अभी हुआ है तो क्लियर है यार। तो क्या हुआ, अपने घर से दिए हैं क्या? एक तो एमबीबीएस डॉक्टर हुआ है, बिटिया वेटरनरी की डॉक्टर है कुमारगंज अयोध्या में। 4 नौकरियां हैं। जब तक मेरा बच्चा, हम पेट काट के मजदूरी करके पढ़ाते हैं यहाँ से लखनऊ या दिल्ली तक, अगर ये चाहते हैं कि फ्री नौकरी और अपने बच्चों को पढ़ा के नौकरी दिला दे, भाई लोग कहते हैं कि पढ़ के नौकरी मिलती तो अपने बच्चे को क्यों नहीं बीजेपी वाले पढ़ा? पहले भी तो आदमी बनता था, टीटी जब बनता था, पहले भी तो रेलवे में टीटी होते थे, वो कहाँ से आते थे? अब हम क्या जाने। आप कह रहे हो हम क्या जाने, अभी तो कह रहे हो पहले नौकरी नहीं मिलती थी। जब पढ़ाई हो, बच्चे पढ़ेंगे तभी नौकरी पाएंगे। पहले की सरकार मिलती थी ना, जब बच्चे पढ़ते थे? नहीं मिलती थी। नौकरी पर बात चल रही, वो कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में पढ़ भी लिख भी लो तब भी नौकरी नहीं। न पहले स्कूल रहे, न पहले कॉलेज रहे, न पहले परीक्षा होती थी, न पहले इंटरव्यू होता था, कुछ नहीं होता था। डायरेक्ट आदमी जाए घर से नौकरी ले ले, ये पॉसिबल है? अरे जो आदमी पढ़ता है, हर बात है भाई पढ़े, लेकिन अब जो आज परीक्षा देने लड़के गए थे वहाँ, हजारों लड़कों लाखों लड़कों लखनऊ में बेचारे भूखे प्यासे तड़प रहे थे, तो वो जाहिल गए थे वहाँ? कौन गए थे? पढ़े लिखे नहीं गए थे भाई। किसी का बच्चा है, हम लोग गांव के लोग हैं, सीधी सी बात है, बड़ी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते हैं, इसके बाद उसका पैसा लगाते हैं, लेकिन जब बच्चा वहाँ इंटरव्यू देने जाता है, जब उसका पर्चा स्थगित हो जाता है, तो वो क्या सोचता है भाई? हजारों रुपया खर्चा करके जाता है, भूखे पैसे परीक्षा देता है वहाँ। हम ये सरकार की जिम्मेदारी समझते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार किसी की भी हो, उसको देखना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर पाए। ठीक है, आपसे एक जवाब ले लेते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं। अच्छा, ये पहले एक बताइए कि इनकी बात का आप कितना समर्थन करते हैं कि पहले की सरकारों में पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती? भाई उसमें सेटिंग वेटिंग का खेल चलता था, इसमें कोई सेटिंग का खेल नहीं है। इसमें जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा। हाँ, ऐसा है। तो पहले सेटिंग, पहले तो बहुत कुछ चलता था,
आप देखिए कितनी बड़ी सेटिंग चल रही है। आपने देखा है, सुनिए, मैं भी व्यापारी हूँ, किसी उद्योगपति के वहाँ छापा मारा जाता है, उसके बाद उससे 500 रुपये करोड़ का चंदा लेकर के उसको छोड़ दिया जाता है, वो दोष मुक्त हो गया। इतनी भ्रष्ट और इतनी निकम्मी सरकार कभी आई है? जो आज भारतीय जनता पार्टी के फंड में पैसा है वो व्यापारियों का पैसा है। उनको परेशान करने के बाद उनसे डोनेशन ज़बरदस्ती लिया गया और उसके बाद उनके केस ख़त्म कर दिए गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो अभी हफ्ता 15 दिन महीना भर का मामला है, कोई बहुत बड़ा साल 2 साल 5 साल का मामला नहीं कि जनता भूल जाए। अभी अभी खुला है कि किस पार्टी के खाते में कितना पैसा है, कैसे लिया गया। तमाम उद्योगपतियों के वहाँ, व्यापारियों के वहाँ छापा मारा गया, किसी से 100 करोड़, किसी 200 करोड़, किसी 500 करोड़, हजार करोड़ रुपए तक लोगों से चंदा लेकर के और उनको बरी किया गया। अगर वो दोषी हैं तो उनको बरी क्यों कर रहे हो चंदा लेकर के? ये तो हो गया साला थाना कि थाने पैसा दो, 302 तुम किए हो, फंस जाए ठाकुर साहब। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप एक जवाब दीजिए, फिर महंगाई बेरोजगारी पर लोगों से सवाल लेंगे। वो बोल रहे हैं कि आपने व्यापारियों से चंदा लिया, उसके बाद आप चुनाव लड़ते हैं, बाकी इन लोगों के खाते सीज कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है भाई। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी का सहयोग कर रहे हैं और किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने ज़बरदस्ती दिया है। भाई हम लोग भी चंदा देते हैं पार्टी में, अभी जैसे चल रहा है डोनेशन वाला लोग देते हैं तो ये स्वेच्छा से दे रहे हैं, किसी के कहने से थोड़े हो जाएगा कि वो ज़बरदस्ती दे रहे हैं। भाई अगर ज़बरदस्ती देते तो कहते भी तो कि हम ज़बरदस्ती दिए हैं। अगर छोटी सी कोई घटना होती है और कोई दूसरे से पैसे ज़बरदस्ती ले लेता है, 5000 रुपये ले लेता है, तुरंत FIR कराने जाता है। तो कोई अगर 50 लाख रुपए दे देगा, FIR कराएगा, तुरंत बोलेगा। तो ये तो निराधार है, इनकी बात ही है कि बार बार ये जो है काम जनता का करना चाह नहीं रहे हैं। महंगाई को लेकर के थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो सबसे बेसिक मुद्दे होते हैं, साहब बस 2 मिनट रुक जाइए, इनसे और थोड़े बहुत सवाल ले लें कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो घर बार की चीज़ें होती हैं, जैसे सिलेंडर, पेट्रोल इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसकी वजह से दिक्कत करता है, या घर में जो सबसे मुख्य चीज़ होती है, सबसे बेसिक चीज़ होती है, वो सिलेंडर होता है, वो महंगा हो गया। और विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि दाल, तेल, सब्जियाँ सब कुछ महंगी हो गई। ये महंगाई को लेकर के ही 1-2 सवाल लेंगे साहब आपसे, समाजवादी पार्टी के नेता से ही सवाल लेंगे कि क्या लगता है आपको, भाजपा की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि पहले अगर अब महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, और अगर पहले महंगाई नहीं थी, मान के चलिए सिलेंडर सस्ता था, तो उस हिसाब से आमदनी भी नहीं थी। आपको भी ऐसा लगता है? कोई आमदनी नहीं बढ़ी है। हम लोग जानते हैं 2014 में जो हम लोगों के पास था वो इस सरकार ने सब कुछ ले लिया। कुछ नहीं है, केवल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये अंधेरे में रखना चाहते हैं गरीब आवाम को। और रही बात किसानों की, यही कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसने किसानों का कर्जा माफ़ किया था। आज कर्जा अनिल अंबानी का माफ़ हो रहा है, नीरव मोदी का माफ़ हो रहा है, लेकिन किसान का नहीं माफ़ हो रहा है। किसान को केवल 500 रुपये दिए जा रहे हैं कि ये 500 रुपये ले लो, जाके बीड़ी सिगरेट और चिलम पियो। बाकी किसान के पास कर्जा है। आप बैंकों के आंकड़े निकाल के देख लीजिए, किसान रात में सोता नहीं है, किसान खुदकुशी कर रहा है, लेकिन किसानों का कर्जा नहीं माफ़ हो रहा। चलिए, ये आपको भी कुछ किसानों को लेकर के बात चल रही थी और सपा की ओर से जवाब ये आया कि नहीं, उसके लिए सारी तैयारियां हैं हमारे पास और हम व्यवस्था से सारा काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगता है कि नहीं, किसानों का कर्जा नहीं माफ़ हो रहा है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं और जैसे जिन पर आरोप लगा, जैसे नीरव मोदी चोर और ये सब बाहर जो भाग गए लोग, बोल रहे हैं कि ये चले जाते हैं, इनका कर्जा माफ़ हो जाता है, लेकिन देश के किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो जाता। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, एक सबसे बड़ी आबादी अपने हिंदुस्तान में किसानों की है। 70% आबादी देहात में निवास करती है और जिसका मुख्य जरिया मतलब खेती किसानी है। भाई हिंदुस्तान भारत एक कृषि प्रधान देश है। सबसे ज़्यादा समस्याएं आज किसानों के ही पास हैं। भाई किसानों के पास ज़मीन का रकबा धीरे धीरे कम हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ लिख के कोई रोज़गार नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है। तो कोई भी सरकार आवे तो किसानों को, भाई एक बहुत बड़ी आबादी किसानों की इस देश में है, उन किसान के बेटों को आज देख लीजिए, आप सेना में जाइए किसान के बेटे, आप कोई गाड़ी में देखिए किसान के बेटे, कोई लखपति अरबपति आदमी का लड़का बता दे कि हम मिलिट्री में वहाँ बॉर्डर पे हैं। हम लोग रक्षा करते हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम लोग इस देश की रक्षा करते हैं, वहाँ सारा काम करते हैं। अगर कोई हक मानता कोई भी सरकार हो
पहले बात उसको किसानों का हक, किसानों की बात सुननी पड़ेगी, किसानों की बात माननी पड़ेगी। एक बड़ा वोट बैंक भी किसानों का ही है। लेकिन किसान निधि से हर साल 6,000 रुपए तो जाता है ना। आज ये 6,000 रुपए आप जोड़ लीजिए, पर डे कितना हुआ भाई, कितना हुआ? 6,000 साल का हुआ। 150 रुपए पर डे मिलने से कोई आजकल होता कुछ नहीं है भाई। उसमें क्या खर्चा कर लेगा? क्या कोई स्कूल की फीस भर देगा? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, आपको भी लगता है महंगाई बढ़ी है? अभी जैसे खाद वाली बात भैया ने बताई है कि 40 किलो उसमें कम हो गया। अभी से 2,000 रुपये आपने बताए हैं, तो 2,000 में किसी का कितना जीवन यापन कर सकता है आप भाई? अगर कोई नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो उससे हमारा जीवन यापन हो सकता है लाइफ टाइम के लिए। अगर किसी को 10,000 रुपये दे दिए जाएँ तो कितने दिन से चलेंगे आप बताइए? ये चीज़ हमारा कहना है। जो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इससे जो है युवा रोजगार बहुत परेशान है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि इस बार जो चुनावी मुद्दा होगा वो राम मंदिर होगा या वाकई महंगाई बेरोजगारी आपको लगता है बढ़ी और उसका मुद्दा होगा? भाई राम मंदिर जो है आस्था का विषय है, 500 वर्षों से चल रहा था। जनता भी चाह रही थी, करोड़ों करोड़ भक्त हैं भगवान के। हमको लगता है कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो भक्त नहीं होगा जिसके परिवार में। तो उसको जो है भाजपा ने सिर्फ इतना किया है, जैसे विपक्षी जो है आरोप लगाते हैं, भाजपा इतना किया कि जो कोर्ट थे उस मामले को लंबित किए हुए थे। भाजपा ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसको जो है रोज रोज उसकी सुनवाई हो और इसको जो है निस्तारण किया जाए। कोर्ट ने निर्णय किया और जो है निर्णय आया, और निर्णय के बाद जो है सरकार ने उसको जो है पूरा अपना कि कानून व्यवस्था खराब न हो और सहयोग किया, और वो आज बन गया। लोगों का आस्था थी और वो बन गया। तो ये तो हो गई है। और महंगाई की बात अगर है तो महंगाई की जो बात है भाई, महंगाई कौन रोक पाएगा भाई? जब हर चीज़ का जो है बढ़ रहा है। हमारी जो एजेंसियां हैं, जो सर्वे देश की एजेंसियां कर रही हैं, वो कह रही हैं कि महंगाई बढ़ेगी, है ना। हर साल कुछ ना कुछ बढ़ेगा। जैसे पहले हमारी झोपड़ी थी, फिर कच्चा मकान बना, फिर पक्का मकान बना। आज ये बताइए महंगाई की स्थिति है कि पहले मोटरसाइकिल गांव में कितनी थी, 4 पहिया कितने थे वाहन, कार। आज आप जाइए घर घर कार खड़ी है। अगर महंगाई होती तो ये कार कहाँ से आ जाती, ये बताइए आप। पहले लोग साइकिल नहीं ले पा रहे थे। और लोकल की बात आप कर रहे थे कि लोकल के मुद्दे, जैसे आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी देखिए यहाँ हमारा कोटवा जो है रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे जो है बाईपास वो जो है पास हुआ और ब्रिज। अब आप याद कर लिए। नहीं याद क्या, मतलब जो है ये सड़कें आप देख लीजिए, हर गांव के जो सड़कें जा रही हैं, किसानों को सुविधा हो मंडी जाने के लिए बढ़िया सड़कें बन रही हैं, पुल तमाम बने हैं क्षेत्र में। अभी देखिए प्रधान जी मेढ़िया के खड़े हैं, इन्हीं के गाँव में पुल बना हुआ नदी पे। अभी जैसे मसौली और जो मलौली का देखिए पुल बना हुआ है, ये लोकल विकास तो है। चलिए ठीक है। अगर बस 1 मिनट आपसे ही, अगर घर में गाड़ी खड़ी है, किसी के बोले कि कार अब बढ़ गई हैं, गाड़ियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब महंगाई नहीं। अगर महंगाई होती तो कार और गाड़ी कहाँ से आती? वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों के घर हल चलाए, तब किसान पैसे वाला हुआ। अरे किसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ के आया है। जिसके पास साइकिल थी वो मोटरसाइकिल पे आया, मोटरसाइकिल पे कार पे आया, कार से प्लेन पे चलेगा। ये इनकी देन है। ये तो सब प्लेन लोग रेलवे से बेच रहे हैं। अगर देश तरक्की कर रहा है तो आज जो कर्जा 2014 में था, उस कर्जे को आप उठा के देख लीजिए, उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। क्या नाम हुआ आपका? विजय वर्मा। महंगाई थी, बताइए महंगाई बढ़ी है, लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है? महंगाई बढ़ी कैसे है, आप हमको बताइए। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है, कहाँ से महंगाई बढ़ गई भाई? जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी, आपका परिवार 50 साल पीछे जाइए, 10 रुपए में काम चल जाता था, परिवार चल जाता था। हर 20 साल बाद फिक्की एक संस्था है, वो हर 20 साल बाद अपने आंकड़े पेश करती है, तो उसके हिसाब से हर 10-20 साल बाद 10% महंगाई ग्रोथ कर रही है। सरकार किसी की भी आए, महंगाई हमेशा ये 10% ऐसे ही ग्रोथ करेगी, महंगाई कभी नहीं। अगर आपका मान लीजिए सामान महंगा हुआ, आपकी ज़मीन भी जो आपने 20 साल पहले खरीदी थी 10,000 की, आज उसकी कीमत 1 करोड़ है, क्या महंगाई इस पर नहीं बढ़ी है क्या? वो तो बदलाव होते रहेंगे, महंगाई कोई नहीं रोक सकता, चाहे सरकार जिसकी आ जाए। तो विपक्ष कहता है कि सिलेंडर तब जो था वो बड़ा महंगा था। फ्री मिलते थे क्या? सिलेंडर थे कितने, किसको मिलता? हमको तला कोई काम होता था, जाते थे बाराबंकी, रिक्वेस्ट करते थे भैया, एक पंडित जी रहे दिकोलिया के, कह रहे भैया एक तो सिलेंडर दे दो, हमारे घर में काम है। और 3 दिन लगभग हफ्ते में तो कहे 1 हफ्ते बाद है भैया ले लो। आज ये पोजीशन है, आप हम रात में 9 बजे सिलेंडर खत्म हुआ तुरंत जाके ले आते हैं। चलिए, मतलब सुविधाएं भी बढ़ी हैं महंगाई के साथ साथ,
कहना है कि सुविधाएं भी बढ़ी है। एक आखिरी आप जवाब दे दीजिए, बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। अगर समय के साथ महंगाई बढ़ती है और पहले था कि लाइनों में लगना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, अब सुविधाएं बढ़ गई हैं, रात में 9 बजे भी सिलेंडर चाहिए तो मिल जाता है, पहले ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, पहले भी सिलेंडर मिलता था। पहले 9 बजे रात में लाइन लगानी पड़ती। लाइन तो अब वो खाद में लगा एक पड़ता है। आज ये आलम है कि सिलेंडर हमको जो मिल रहा है वो 450 का सिलेंडर था। इनकी नेता जो हैं स्मृति ईरानी जी, वो सिलेंडर लिए हमेशा सड़क पे घूमा करती थी। और आज सिलेंडर का आलम यह है कि कोई पूछने वाला नहीं बीजेपी के नेता कि सिलेंडर बढ़ क्यों रहा है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इतनी महंगाई पे तो सच कम से कम बोलो। ये तो बताओ महंगाई जा कहाँ रही है। सर ये है, अब ये जो सिलेंडर की जो तादाद बढ़ रही है, दरअसल आदमी के पास इतना पैसे नहीं कि वो सिलेंडर ले जाए, इसलिए सिलेंडर वाले कहते हैं और ले जाओ। पैसे ही नहीं है बेचारे गरीब आदमी, आज भी सिलेंडर छोड़ के लकड़ी जला रहे हैं। लकड़ी जला। आखिरी तुरंत बोलिए। एक चीज़ ये बताइए, महंगाई कब बढ़ती है? जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तब महंगाई बढ़ती है। जब डिमांड ही नहीं रहेगी, पहले सिलेंडर इतने मिलते ही नहीं थे, महंगाई कहाँ बढ़ जाएगी? उज्ज्वला योजना मोदी जी ने हमारे हर घर में सिलेंडर, जब डिमांड बढ़ी है तो जाहिर सी बात रेट आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। आप अच्छी सुविधा लेना चाहते हैं, आप अपने लड़के को प्राइमरी में ना पढ़ा करके एक हायर स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ की फीस 10,000 रुपये महीने, आप यहाँ फ्री में पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? जी, सबके अपने अपने तर्क हैं, नेताओं के भी अपने अपने तर्क हैं, और फिलहाल जिसका जो भी जवाब है उसका, इन नेताओं के जो अपने जवाब हैं, इन सब का जवाब जो है जनता वोटों के जरिए देगी और तय हो जाएगा कि किसने बेहतर काम किया है, किसने खराब काम किया है। जनता बदलाव चाहती है, जनता उसी सरकार को रखना चाहती है। ये सब कुछ भविष्य के घर में है और जो भी होगा बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बाराबंकी से रविशंकर के साथ गौरव।